हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द बायोटॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास साइकिल है आपका C2 साइकिल, यानी कि इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस के अंदर ये क्या करता है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसको भी करता है, तो इसका नाम हो जाता है फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस। ज़्यादातर हम C2 साइकिल भी कहते हैं और फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहते हैं। लास्ट में हमने C3 साइकिल को डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं C2 साइकिल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ आती है कि प्लांट की लीफ की मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एंजाइम होता है, मुख्य रूप से उसे हम कहते हैं रूबिस्को एंजाइम। और ये रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, दो एक्टिविटी करता था, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं C3 साइकिल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, O2 का यूज करता है और O2 का यूज करके किस तरह से प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, कैसे वो रूबिस्को एंजाइम O2 का यूज करेगा और बनने वाला कंपोनेंट आपके पास 2 कार्बन का होगा, स्टेबल कंपोनेंट बनेगा। इसलिए इस साइकिल का हम नाम देते हैं कौन सा, C2 साइकिल। ये मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है कि C2 साइकिल उन्हीं प्लांट में पाया जाता है, वो प्लांट जो टेम्परेचर ज़्यादा में रहते हैं। उन प्लांट में CO2 का लेवल कम हो जाता है और उन प्लांट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ध्यान रखना, CO2 का लेवल कम हो जाता है और O2 का लेवल बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो रूबिस्को एंजाइम है वो RUBP के ऊपर क्या ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है, O2 को लगाना स्टार्ट कर देता है, जिससे ये साइकिल है वो चलता है। मुख्य रूप से इस साइकिल को चलाने के लिए हमारे पास 3 सेल ऑर्गन की ज़रूरत होती है। पहला सेल ऑर्गन आता है वो आपके पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट यूज होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोक्सिसोम के अंदर की जाती है और कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो कंट्रोल की जाती है। तो मुख्य रूप से C2 साइकिल में हमारे पास 3 सेल ऑर्गन काम आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हीं तीनों के द्वारा ये प्रोसेस है वो क्या होती है, आपकी कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले हम बढ़ने जा रहे हैं C2 साइकिल की प्रोसेस में। सबसे पहले हमें यही देखना है कि यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट रीजन होगा, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका ये प्रोक्सिसोम रीजन है और यहीं पे बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका प्रोक्सिसोम पार्ट है और यहाँ पर आपके पास कौन सा चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट चलेगा। यहाँ लिख देते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्रोक्सिसोम है और यहाँ पर आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का पोर्शन होगा। सबसे सिंपल रूप से कहूँ तो सबसे पहले RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट के ऊपर मान लीजिए अगर CO2 यूज होती है, एंजाइम है यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम, और रूबिस्को एंजाइम यूज करता है तो ये बनाता है हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नॉर्मली 3C3 साइकिल की बात करूँ तब की बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रूबिस्को एंजाइम आपका यूज करना स्टार्ट कर देता है O2 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से O2 का यूज होगा, RUBP करेगा रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ एंजाइम रूबिस्को है आपका और बना देगा आपका कौन सा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा। और फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा, फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, यहाँ पे ले देता हूँ फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यहाँ पर आपका एंजाइम है वो कौन सा है, रूबिस्को एंजाइम है। प्रेजेंस के अंदर ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो आपका बन जाएगा ग्लाइकोलेट के अंदर। अब सुनना कि ये ग्लाइकोलेट जो बना है वो हमारे पास 5 कार्बन का कंपोनेंट था, RUBP 5 कार्बन का कंपोनेंट है और हमने बनाया है यहाँ पर 2 कार्बन का कंपोनेंट। तो थोड़ा सा हमें इसको वैल्यू को सही करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 5 कार्बन के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं
टोटल हमारे पास 10 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन के हम यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 5 मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसलिए हमारे पास कार्बन कितने हो गए, यहाँ पर 10 कार्बन प्रेजेंट है। इसी तरह से प्रोसेस चल सकती है। तो हमने बना दिया यहाँ पर क्या, आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। फॉस्फोग्लाइकोलेट से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट क्या बन गया, आपका ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो गया। एक बार इन कार्बन की संख्या को हम छोड़ देते हैं कि कार्बन की संख्या हमें कैसे दिखाई देगी, किस तरह से होगी, उनके ऊपर बात करेंगे बाद में। पहले हम यहीं पे चलते हैं कि हमारे पास किस तरह की प्रोसेस होगी। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन संख्या है वो कितनी मिलेगी, आपके पास 2 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद में चलें आगे, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो आपका इंटर करेगा प्रोक्सीसोम में, और प्रोक्सीसोम में इंटर करने के बाद में यहाँ पर है आपका कौन सा, ग्लाइकोलेट कंपोनेंट। ग्लाइकोलेट कंपोनेंट है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम, यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, ऑक्सीडेज एंजाइम होगा। यूज करेगा ये किसको, O2 को यूज करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा, और ऑक्सीजन का यूज करके ये प्रोक्सीसोम बनाता है ऑक्सीजन प्रोक्साइड, H2O2 का फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा उसका नाम है ग्लाइको ऑक्सीलेट। यहाँ पर कंपोनेंट क्या बन गया हमारा, ग्लाइको ऑक्सीलेट बन गया। और ग्लाइको ऑक्सीलेट आगे चलकर बनाएगा आपका कौन सा, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करेगा। और ग्लाइसिन बनाने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम की ज़रूरत होती है वो आपका होता है ग्लाइको ऑक्सीलेट एमिनो ट्रांसफरेज। यहाँ पर कौन सा है, एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में यहाँ ऑक्सीडेज एंजाइम है, O2 का यूज किया, बना दिया H2O2। एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में बन गया कौन सा आपका कंपोनेंट, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन आपका यहाँ से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर किया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 2 कार्बन का कंपोनेंट, और हमने मान लीजिए एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, और यहाँ पे ग्लाइसिन से हम इसका कंपोनेंट करके क्या बना देते हैं, सेरीन का कंपोनेंट बना दिया। क्या बन गया आपके पास, यहाँ पर सेरीन बन चुका है। अब सेरीन बना तो इसके लिए हमारे पास टोटल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो आपके पास होती है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर होगी प्रोसेस। और एंजाइम के साथ साथ इससे बनेगा क्या, तो हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज़ करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाहर निकालेंगे। यहाँ से एक अमोनिया आयन है वो हमारे पास बाहर की तरफ निकलेगा। और साथ साथ में मेन काम हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास NADH का फॉर्मेशन हुआ है, NADH का निर्माण हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइसिन जब सेरीन में कन्वर्ट होता है तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को रिलीज़ करता है, अमोनिया आयन को रिलीज़ करेगा, और साथ साथ में एक NADH को यूज करेगा। लेकिन यूज किसका करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब इसके बाद में ये सेरीन है, सेरीन आपका इंटर करेगा वापस से प्रोक्सीसोम में, और सेरीन वापस से इंटर करने के बाद में यहाँ एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका कंपोनेंट है वो बन जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट। यहाँ किस में बदल गया, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। एंजाइम का नाम फिर से यहाँ पर सेम रहेगा, एंजाइम का नाम है एमिनो ट्रांसफरेज। यहाँ पर भी क्या होगा, एमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, एमिनो ग्रुप का ट्रांसफरेज होगा। या सीधी सी बात कहूँ तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ NH4 को रिलीज़ किया जाएगा, और उसी NH4 को यहाँ पर क्या किया जा रहा था, यूज किया जाता है। तो ये आपस में प्रोक्सीसोम के अंदर ही ग्रुप को एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करने का काम है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो NH4 को रिलीज़ करेगा जिससे 2 ग्लूकोरेट का फॉर्मेशन होगा। या आप इतना याद रख लीजिए कि सेरीन से हाइड्रोक्सी पायरेट बनेगा तो एक NH ग्रुप को रिलीज़ किया जाएगा और यहाँ NH ग्रुप का यूज किया जाएगा। जैसे हाइड्रोक्सी पायरेट का फॉर्मेशन हुआ, अब हाइड्रोक्सी पायरेट है वो हमारा कंपोनेंट बन जाता है, ध्यान रखना, ग्लिसरेट में। इसमें बदल गया ग्लिसरेट में। ये ग्लिसरेट आगे आपका वापस से एंटर कर जाता है, देखिए वापस से कहाँ एंटर कर गया है, क्लोरोप्लास्ट में। जैसे ही ग्लिसरेट आपस से यहाँ पर जाएगा, जाते ही ये ग्लिसरेट कंपोनेंट बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कौन सा ग्लिसरेट बना था वो बन गया वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और यहाँ पर यूज क्या किया है,
एनर्जी का यूज किया, एक एटीपी का यूज किया, एनर्जी लगी यहाँ पर, और एनर्जी लगी है वो एंजाइम कौन सा है आपका यहाँ पर, तो ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम है ग्लिसरेट एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ग्लिसरेट बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और यही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे चलकर किसका यूज, कहाँ पर यूज किया जाता है, आपका C3 साइकिल के अंदर यूज किया जाता है। चाहे वो CO2 को यूज करके आप 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दो, चाहे O2 को लेकर आप 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दो। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C3 साइकिल के थ्रू हमारे पास किस में बन काम आने लगेगा, आगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और वापस क्या बना देगा, RUBP बना देगा। यानी टोटल समझने की बात यहाँ पर क्या है कि RUBP O2 का यूज करता है तो भी लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास 3PGA बनता है, CO2 का यूज करता है तो भी हमारे पास 3PGA बनता है। लेकिन प्लांट ने अल्टरनेट पाथवे चलाया कि अगर CO2 मिले तो भी C3 साइकिल चलेगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम C3 साइकिल चलाएंगे, लेकिन चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देंगे। वो है कि क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलाएंगे, लेकिन C3 साइकिल वो हमेशा कहाँ चलेगा, आपका क्लोरोप्लास्ट की सेल के अंदर चलेगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ और होती है कि RUBP सबसे पहले फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बनेगा, ग्लाइकोलेट प्रोक्सिसोम में इंटर किया, ग्लाइकोलेट प्रोक्सिसोम में इंटर करते ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोऑक्जिलेट बनाया, ऑक्जिलेट एमिनो ट्रांसफरेज की उपस्थिति में ग्लाइसिन बना, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में सेरीन बनाएगा, सेरीन वापस प्रोक्सिसोम में जाएगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में बनेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लिसरेट में बनेगा, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट वापस से ग्लिसरेट में बनता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस और होती है, उसको भी ध्यान से सुनना कि ग्लिसरेट में जैसे ही बनेगा, बनते ही यहाँ पर एक NADH का यूज किया जाएगा, और किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, NAD+ का। जो हमने यहाँ पर NADH बनाया है ना, उस NADH का यूज वापस से कहाँ पर हो जाता है, प्रोक्सिसोम में हो जाता है। और एंजाइम जो है वो यहाँ पर कौन सा यूज होता है, आपका रिडक्टेज एंजाइम है, उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट काम इसके एंजाइम ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइट C2 साइकिल के, यानी फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस के। रेस्पायरेशन इसलिए नाम दिया क्योंकि ये क्या यूज करता है, आपका ऑक्सीजन को यूज करता है, और फोटो इसलिए नाम दिया लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो नाम हो गया फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस। अब ध्यान रखना O2 को, अब देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि हम O2 का तो यूज करते हैं, हम भी करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इस प्लांट ने क्या किया, O2 का यूज किया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर किसको रिलीज किया, CO2 को रिलीज किया। उसी तरह से ही हमारे पास है वो प्लांट के अंदर भी प्रोसेस चलती है, जब CO2 नहीं होता, O2 प्रेजेंट होता है तब। तो यही साइकिल है प्यारे दोस्तों, आपका फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का यूज करता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम C3 और C4 साइकिल के ऊपर भी बात करेंगे। C3 पहले कर चुके हैं, C4 पे करेंगे, और साथ साथ में कैम साइकिल के ऊपर है वो भी हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।